हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की आज सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे चीन और पाकिस्तानी मिसाइलों की अब खैर नहीं, भारत लगा रहा महाशक्तिशाली रूसी रेडार। दोस्तों 8000 किलोमीटर तक इसकी सूंघने की ताकत है। जी हां, रशिया ने बहुत बड़ी मदद कर दी है दोस्तों भारत की। तो वहीं आपको बताएंगे इधर इजराइल और हमास के बीच हुई शांति, तो उधर भारत के पड़ोस में छिड़ गई बहुत बड़ी जंग। तो उधर पाकिस्तानी सेना अपने नागरिकों पर क्यों बरसा रही है तोप के गोले, मच गया हड़कंप। साथ ही साथ बताएंगे अमेरिका में आज से डोनाल्ड ट्रंप राज, लाखों अवैध अप्रवासियों के सामूहिक निर्वासन पर दुविधा में घिर गई सरकार। ग्राउंड रिपोर्ट आपको बताने वाले हैं। बताएंगे कैसे अमेरिका से रिश्ते सुधार भारत के लिए खतरा बन सकता है ड्रैगन। दोस्तों इस मुद्दे में एलॉन मस्क का निकल कर आया है बड़ा कनेक्शन। सारी जानकारियां विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली बड़ी खबर की, जहां चीन और पाकिस्तानी मिसाइलों की अब खैर नहीं, भारत लगा रहा महाशक्तिशाली रूसी रेडार। 8000 किलोमीटर तक सूंघने की है इसकी ताकत। दोस्तों चीन और पाकिस्तान दोनों ही पड़ोसी देश बड़े पैमाने पर परमाणु मिसाइलों का निर्माण कर रहे हैं। अपने दोनों ही पड़ोसी दुश्मनों को मात देने के लिए भारत ने कमर कस ली है। भारत के कर्नाटक में चालकेरे के अंदर बने डीआरडीओ के कैंपस में रशिया का महाशक्तिशाली रेडार वोरोनेज लगा रहा है। इस रूसी रेडार वोरोनेज की रेंज 8000 किलोमीटर तक की है और इसे 10,000 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। यह रूसी रेडार कर्नाटक में लगाए जाने के बाद भी पूरे पाकिस्तान और चीन तक निगरानी करने में माहिर है। यह रूसी रेडार बैलिस्टिक मिसाइल, स्टील्थ एयरक्राफ्ट और विभिन्न तरह के हवाई खतरों का बहुत जल्दी पता लगाने और उसका करारा जवाब देने की क्षमता से लैस है। जी हां, कर्नाटक से चाइना के बीच की दूरी 1800 किलोमीटर है, लेकिन यह रेडार अपनी 8000 किलोमीटर तक सूंघने की ताकत की वजह से वहां तक निगरानी करने में सक्षम है। यह रूसी रेडार विभिन्न वेब बैंड पर काम करने में सक्षम है, इस वजह से यह विभिन्न भूमिका में काम करने में सक्षम है। दोस्तों भारत को इस डील की मदद से रशिया के बेजोड़ रेडार को बनाने की तकनीक के बारे में भी काफी जानकारी मिल सकेगी। इस रेडार का करीब 60% हिस्सा भारत में ही बनवाने का प्लान है। रशिया का भारत को यह महाशक्तिशाली रेडार दोनों देशों के बीच बढ़ती दोस्ती को दर्शाता है, वो भी तब जब अमेरिका और पश्चिमी देशों ने यूक्रेन युद्ध को देखते हुए रशिया के खिलाफ कई तरह के कठोर प्रतिबंध लगा रखे हैं। इसके बाद भी भारत और रशिया के बीच दशकों पुरानी दोस्ती मजबूत बनी हुई है। जी हाँ, एक बार फिर रशिया ने यह प्रूव कर दिया है कि चाहे लाखों प्रतिबंध लगा दे अमेरिका, अगर भारत चाहेगा तो वो चीजें प्रोवाइड करवाई जाएंगी भारत को। तो उधर अपना भारत भी अमेरिका के प्रतिबंधों की फिक्र नहीं करता जब बात दोस्ती की आती है और भाईचारे की आती है। अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां एक तरफ इजराइल और हमास के बीच हुई बड़ी शांति, सीज फायर, तो उधर भारत के पड़ोस में छिड़ गई जंग। जी हां दोस्तों, एक और जहां इजराइल और हमास के बीच जंग को खत्म करने के लिए डील हुई है, तो वहीं दूसरी ओर भारत के पड़ोस में युद्ध छिड़ गया। दोस्तों हम बात कर रहे हैं पड़ोसी मुल्क म्यांमार की, जहां पर पश्चिमी राखीन में एयर स्ट्राइक किया गया है, जिसमें 28 लोगों की मौत हो गई है। हमले में 25 लोग घायल भी हुए हैं। जी हां, अराकान आर्मी राखीन पर नियंत्रण के लिए सेना के साथ लड़ाई में लगी हुई है, जहां उसने पिछले साल कई इलाकों पर कब्जा कर लिया था। अराकान आर्मी यानी AA ने कहा है कि जो लोग मारे गए और घायल हुए हैं वे म्यांमार के सैनिकों के परिवार के सदस्य हैं। अराकान आर्मी म्यांमार में विद्रोही गुट है। वहीं राखीन प्रांत की 271 किलोमीटर लंबी सीमा बांग्लादेश से लगती है। भारत और म्यांमार की सीमा 1643 किलोमीटर लंबी है। म्यांमार की तरफ इस सीमा का नियंत्रण सेना से हटकर पूरी तरह से जातीय सशस्त्र समूहों के पास है। जी हां दोस्तों, इससे पहले 9 जनवरी को भी म्यांमार के पश्चिमी क्षेत्र में एक गांव पर सेना ने बड़ा हवाई हमला किया था। जिनको नहीं पता उनको बता दे, जिसमें कम से कम 40 लोग मारे गए और 20 से भी ज्यादा लोग घायल हुए। पहली बार ऐसा हुआ है कि मरने वालों की संख्या ज्यादा है घायलों से। जी हां, यह हमला बुधवार को रामरी द्वीप के कायायुक नी माव गांव पर किया गया। यह द्वीप जातीय अराकान आर्मी के नियंत्रण में था। हमले के कारण कई घरों में आग लग गई, जिससे सैकड़ों घर जलकर राख हो गए थे। जी हां दोस्तों, और यह लगातार भारत के पड़ोस में जंग का उबाल मारना बहुत बड़ा खतरा है अपने भारत के लिए भी, क्योंकि जब आग जलती है तो उसका आंच या उसकी लपक दूर तक जाती है। ये कहीं ना कहीं भारत के साथ भी होता हुआ नजर आ सकता है। ऐसे में भारत की मोदी सरकार अलर्ट मोड पर है। तो उधर आपको बता दे दोस्तों, पाकिस्तानी सेना अपने नागरिकों पर क्यों बरसा रही है तोप के गोले। कुर्रम में शुरू कर दिया बड़ा अभियान। क्या है शिया सुन्नी कनेक्शन, आपको बता दे पाकिस्तान की सेना ने खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम इलाके में बड़ा सेना अभियान शुरू किया गया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के आदेश पर बड़े पैमाने पर सैनिक भारी हथियारों के साथ कुर्रम इलाके में पहुंचे हैं। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों के कुछ ठिकानों को तबाह करने के लिए तोप खाने की भी जमकर इस्तेमाल की। कुर्रम जिले के 4 गांवों बगान मांदोरी, चापरी और चापरी पड़ाव में यह सेना अभियान चलाया जा रहा है। शिया और सुन्नी मुस्लिमों के बीच जंग का मैदान बने पहरा चिनार को जोड़ने वाली मुख्य सड़क को भी पिछले 3 महीनों से बंद रखा गया है। दरअसल पाकिस्तान के इस कुर्रम इलाके में पिछले कई दशकों से शिया और
और सुन्नी मुस्लिमों के बीच भारी हिंसा का दौर चल रहा है। पिछले दिनों सुन्नी मुस्लिमों ने 45 शिया यात्रियों को मार दिया था। ये घटना 21 नवंबर 2024 को बगाने कस्बे में हुई थी। इसके बाद कई दिनों तक लड़ाई चलती रही जिसमें करीब 140 लोग मारे गए। इसके बाद पाकिस्तानी सेना और सरकार ने सुलह कराने की कोशिश की, लेकिन ये नाकाम रही। इस इलाके में दोनों ही गुटों ने कई बार बंकर बना लिए हैं। वे सेना और सरकार के लोगों पर भी हमले कर रहे हैं। दोस्तों वहीं बता दें, अमेरिका में आज डोनाल्ड ट्रंप राज लाखों अवैध अप्रवासियों के समूह निर्वासन पर दुविधा में घिरी सरकार। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के साथ ही लाखों अवैध अप्रवासियों को निकाल बाहर करने के सबसे बड़े अभियान की शुरुआत करने का वादा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब अपनी इस नीति को लेकर दुविधा में घिरते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि निर्वासन योजना की सारी जानकारी आधिकारिक रूप से सामने आने के पहले ही लीक हो गई। ऐसे में ट्रंप सरकार सावधानी बरतने के मूड में दिखाई दे रही है और इसे लागू करने के समय तथा उपायों की समीक्षा कर रही है। ट्रंप 20 जनवरी को सोमवार के दिन अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले हैं। ट्रंप ने शनिवार को एनसीबी न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा है कि अपने चुनाव अभियान में उन्होंने जो वादा किया था उसके अनुसार बड़े पैमाने पर निर्वासन शुरू करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी, लेकिन उन्होंने यह बताने से इनकार कर दिया है कि किन शहरों को निशाना बनाया जाएगा या निर्वासन कब शुरू होगा। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, भारत से अमेरिका 10.5 घंटे पीछे चलता है और 10.5 घंटे बाद शपथ ग्रहण कभी भी शुरू हो सकता है। ट्रंप सरकार निर्वासन नीति को लागू करने के लिए तैनात किए गए अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा को लेकर भी चिंतित है। टॉम होमन ने शनिवार को वॉशिंगटन पोस्ट को दिए एक साक्षात्कार में कहा है कि नए प्रशासन ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। जी हाँ, लेकिन आपको बता दें अगली खबर, जहां क्या चीन का रिमोट कंट्रोल बनेंगे एलोन मस्क, अमेरिका से रिश्ते सुधार भारत के लिए खतरा बन सकता है ड्रैगन। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप के गवर्नमेंट में एलोन मस्क का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। दोस्तों ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि वो राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद चीन समेत कई देशों में ज्यादा टैरिफ लगाएंगे। इससे इन देशों के लिए अमेरिका में कारोबार करना मुश्किल हो सकता है। वहीं दूसरी ओर ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद उनके दोस्त एलोन मस्क और मजबूत हो जाएंगे। जी हाँ, ट्रंप ने एलोन मस्क को अपने प्रशासन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। टेस्ला के सीईओ और दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलोन मस्क का कारोबार चीन समेत दुनिया के कई देशों में फैला हुआ है। हाल ही में आए आंकड़ों के मुताबिक एलोन मस्क की कंपनी टेस्ला की कारों की चीन में जबरदस्त बिक्री हुई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या चीन पर वाकई ज्यादा टैरिफ लगा पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। अगर ट्रंप चीन पर ज्यादा टैरिफ लगाते हैं तो चीन भी इसकी प्रतिक्रिया दे सकता है। इसका सबसे ज्यादा असर एलोन मस्क पर ही पड़ेगा। चूंकि मस्क का चीन में कारोबार काफी अच्छा है, इसीलिए वो नहीं चाहेंगे कि अमेरिका के चीन के साथ रिश्ते बिगड़े। ऐसे में चीन मस्क को रिमोट कंट्रोल की तरह इस्तेमाल कर सकता है। आपकी क्या है इस पर राय दोस्तों, बताना मत भूलिएगा। हमारा जो विश्लेषण था हमने आपको बता दिया, अब आप अपनी राय जरूर दीजिएगा इस मुद्दे पर। और सामने लाइक का बटन अभी तक लाइक नहीं किया तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक जरूर कर दीजिए इस वीडियो को। तो उधर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर में अपने एक जवान शहीद होने की खबर आ रही है। दोस्तों जम्मू कश्मीर के सोपोर में रविवार 19 जनवरी को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ के दौरान घायल हुआ जवान सोमवार को शहीद हो गया। अधिकारियों ने बताया है कि जम्मू कश्मीर के सोपोर इलाके के जंगलों में आतंकवाद विरोधी अभियान सोमवार को दूसरे दिन भी जारी रहा और सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी और तलाशी जारी रखी है। अधिकारियों ने बताया है कि सुरक्षा बलों ने सोपोर पुलिस जिले के जालोरा गुज्जरपति इलाके में कड़ी घेराबंदी कर दी है और इलाके में संदिग्ध आतंकवादियों की तलाश तेज कर दी है। अधिकारियों ने बताया है कि इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद कल ऑपरेशन शुरू किया गया था। छिपे हुए आतंकवादियों के भागने के रास्तों को बंद करने के लिए निगरानी कड़ी कर दी गई थी, इसीलिए कल ऑपरेशन स्थगित कर दिया गया था। आज सुबह होते ही फिर से गोलीबारी शुरू हो गई। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दे, धमकाना बंद करे पाकिस्तान। जी हाँ, यह बिल्कुल अस्वीकार्य है। बता दे, तालिबान ने शहबाज सरकार को जमकर हड़काया। दोस्तों पाकिस्तान ने एक बार फिर तालिबान से संबंधों को सामान करने की कवायद शुरू कर दी है। इसके तहत पाकिस्तानी अधिकारियों ने अफगानिस्तान पर काबिज तालिबान के साथ बंद कमरे में बातचीत की है। हालांकि इस दौरान तालिबान ने पाकिस्तान को जमकर खरी खोटी सुनाई। तालिबान के नेताओं ने दो टुक लहजे में कहा है कि पाकिस्तान को धमकाना बंद करना चाहिए और यह बिल्कुल अस्वीकार्य है। वहीं पाकिस्तान का फोकस तहरीक तालिबान पाकिस्तान पर रहा। जी हां, पाकिस्तानी अधिकारियों ने तालिबान से टीटीपी की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की, जिसे इस्लामिक अमीरात ने खारिज कर दिया। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ हुई इस बैठक में तालिबान ने स्वीकार किया है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक समस्या है। हालांकि तालिबान ने इस मुद्दे से निपटने में पाकिस्तान के दृष्टिकोण पर आपत्ति जताई। दोस्तों वहीं आपको बता दें, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने जापान और ऑस्ट्रेलिया के समकक्षों के साथ की द्विपक्षीय बैठकें। जी हां, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने रविवार को वॉशिंगटन में ऑस्ट्रेलिया और जापान के अपने समकक्षों के साथ बैठकें की हैं और इस दौरान उन्होंने द्विपक्षीय मुद्दों तथा क्वाड यानी चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। क्वाड डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के पहले कार्यकाल की पहल है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका शामिल है। अमेरिकी कांग्रेस द्वारा पुष्टि किए जाने और विदेश मंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद मार्को रूबियो की अंतरराष्ट्रीय बैठकों के क्रम में क्वाड
क्वाड मंत्री स्तरीय बैठक उनकी पहली प्राथमिकता होगी। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग से मुलाकात के बाद जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट किया, कहा कि आज वॉशिंगटन में क्वाड की सहयोगी विदेश मंत्री सीनेटर वोंग से मिलकर खुशी हुई। हमेशा की तरह दुनिया के हालात पर हमने चर्चा की। जापान के विदेश मंत्री के साथ अपनी बैठक के बाद एक अन्य पोस्ट में उन्होंने कहा कि जापान के विदेश मंत्री ताकेशी इवाया से मिलकर अच्छा लगा। हमने द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की समीक्षा की है। क्वाड से संबंधित घटनाक्रमों पर भी चर्चा किया है। वहीं बता दें, क्या वाकई में भारत की तारीफ करने वाले इन पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को फांसी लगा दी गई है, फांसी की सजा सुनाई गई है? सना अमजद और शोएब चौधरी को लेकर बहुत बड़ी फिर एक बार खबर निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों आपको बता दें, भारत की तारीफ करने वाले ये पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को लेकर कई सोशल मीडिया पोस्ट में दावे किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करने वाले कंटेंट अपलोड करने के लिए 2 यूट्यूबर्स को फांसी पर लटका दिया है, जिससे पड़ोसी देश में ऑनलाइन समुदाय में हड़कंप मच गया है। इन रिपोर्टों के जरिए दावे किए गए हैं कि 2 प्रमुख कंटेंट क्रिएटर सना अमजद और शोएब चौधरी सहित कम से कम 12 यूट्यूबर्स को पाकिस्तान की सेना ने भारत की प्रशंसा करने के लिए फांसी पर लटका दिया है। इन अटकलों को तब हवा मिलने लगी जब अचानक उनके चैनलों पर कोई वीडियोस पिछले 3 हफ्ते से अपलोड नहीं किए गए और ये लोग भी दोनों के दोनों गायब हैं। इनकी कोई खोज खबर नहीं है। आखिर गए तो गए कहां? ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को फांसी देने का दावा कितना सही है और कितना गलत। आपको बता दे, सना अमजद और शोएब चौधरी ने अपने स्ट्रीट इंटरव्यू और पब्लिक रिएक्शन वीडियोस के लिए पाकिस्तान में लोकप्रियता हासिल की और भारत में भी काफी लोकप्रियता उनको मिली। शोएब का चैनल रियल एंटरटेनमेंट और सना का यूट्यूब चैनल उनके ही नाम पर था, जिसे भारत में काफी ज्यादा देखा जाता था। इन दोनों के ज्यादातर वीडियोस भारत और पाकिस्तान के बीच अलग अलग मुद्दों पर तुलना पर आधारित होती थी, जिनमें लोगों से बातचीत की जाती थी। दोस्तों, सना अमजद की तरफ से बनाए गए एक वीडियो में पीएम मोदी की तारीफ की गई थी और उसका शीर्षक था मोदी सदा शेर है और अनुच्छेद 370 के उन्मूलन के बाद जम्मू और कश्मीर की उनकी यात्रा को कवर किया गया था। कथित तौर पर वीडियोस को यूट्यूब से ही हटवा दिया गया इन पाकिस्तानी हुक्मरानों ने, पाकिस्तान की सेना ने। लेकिन अब तक ना ही इन यूट्यूबर्स की कोई खोज खबर है, ना ही कोई वीडियोस डली है। ऐसे में इस पर बहुत जल्द कुछ भी कहना दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंस्टेंट हो जाएगा। इसीलिए इस मुद्दे पर इंतजार करना ही ठीक रहेगा। ना इस खबर को हम झूठा कह सकते हैं, ना ही हम सच कह सकते हैं जब तक ये दोनों सामने नहीं आते या कोई और खबर निकलकर सामने नहीं आती। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इन भारत की तारीफ करने वाले पाकिस्तानियों को वाकई में सजा दी गई होगी? क्योंकि पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है। साथ ही साथ बता दें, चीनी पनडुब्बियों की गला घोटने की बड़ी तैयारी। भारत के कार निकोबार प्लान से डरा चाइना। हिंद महासागर में चला बड़ा चक्रव्यूह। जी हाँ, साल 2014 की बात है जब भारत उस वक्त चौंक गया जब एक चीनी सोंग क्लास डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बी हिंद महासागर क्षेत्र यानी IOR में दिखाई दिया और श्रीलंका में डॉक की गई। इस घटना ने भारत की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी, क्योंकि इस घटना ने हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी हाइड्रोग्राफिक जहाजों और चीनी पनडुब्बियों की लगातार घुसपैठ को लेकर भारत के सामने सवाल खड़े कर दिया कि अब क्या किया जाए। और उसके बाद से ही भारत ने हिंद महासागर को चीनी घुसपैठ से सुरक्षित करने के लिए प्लान बनाना शुरू कर दिया और भारत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अपनी सैन्य क्षमता का निर्माण कर रहा है, जो मलक्का जलडमरू मध्य के मुहाने पर स्थित है, जहां चीनी पनडुब्बियों को हिंद महासागर में प्रवेश करने के लिए सतह पर आना पड़ता है। भारत सरकार 10 साल के बुनियादी ढांचे के विकास के हिस्से के रूप में द्वीपों की सैन्य संपत्ति विकसित कर रही है। अब तक भारतीय वायुसेना ने लड़ाकू जेट, जैगवार, मैरीटाइम स्ट्राइक एयरक्राफ्ट और सुखोई M30 MKI को कुछ समय के लिए कार निकोबार में तैनात किया है। कार निकोबार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बंगाल की खाड़ी में भूमध्य रेखा से लगभग 9 डिग्री उत्तर में स्थित है। यह द्वीप 15 किलोमीटर लंबा और 12 किलोमीटर चौड़ा है, जिसकी तट रेखा 51 किलोमीटर है। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बता दें, चिन्मय कृष्णदास की जमानत याचिका पर आज हो सकती है बड़ी सुनवाई। करीब 2 महीने से जेल में बंद है हिंदुस्तान। दोस्तों, चिन्मय दास की जमानत पर आज होगी बड़ी सुनवाई। 25 नवंबर से बांग्लादेश के जेल में बंद है ये। राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का लगा है इन पर गंभीर आरोप। दरअसल चिन्मय कृष्णदास ने बांग्लादेश के उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर की हुई है। चिन्मय दास पर बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज के अपमान और राजद्रोह का मामला दर्ज है। चिन्मय कृष्णदास बीते करीब 2 महीने से जेल में बंद है। बांग्लादेश के चट्टगांव की निचली अदालत ने बीती 2 जनवरी को चिन्मय कृष्णदास की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद चिन्मय कृष्णदास के वकील अपूर्व कुमार भट्टाचार्य ने उच्च न्यायालय का रुख किया। चिन्मय कृष्णदास के वकील सोमवार को उसे अदालत में पेश करेंगे। चिन्मय कृष्णदास को बीते साल 25 नवंबर को ढाका एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहते हुए वीडियो को दोस्तों, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में, और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।